हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा चैनल जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं यहां पर बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, मतलब हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो हम आज बात करेंगे उम्मीदवारों का नामांकन, मतलब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आप चर्चा करेंगे। ये चर्चा जो होगी, ये टॉपिक जो है वो कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का नाम है चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति का ये टॉपिक होने वाला है जिस पर हम नामांकन के ऊपर बात करेंगे। नामांकन का मतलब क्या हो जाता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और ये नामांकन उम्मीदवारों का हो रहा है, तो किस तरीके के नामांकन के बारे में बात की जा रही है। नामांकन का मतलब अगर आप देखें तो नामांकन का मतलब होता है कि आपको कहीं पर जाना है तो उसके पहले, दाखिले के पहले आपको कुछ जानकारी अपनी लिखनी पड़ती है फॉर्म पर, वो फॉर्म जमा करना पड़ता है, उसको आप नामांकन कहेंगे। वो सही है या गलत है वो बाद में बताया जाएगा। ऐसे ही आपको अगर चुनाव लड़ना है तो लड़ने के पहले आपको क्या करना होगा, अपना एक फॉर्म लिखकर आपको जमा करना होगा। सही होगा तो आपको अनुमति मिलेगी चुनाव लड़ने की, गलत होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसमें नामांकन में आपकी कुछ बेसिक चीजें लिखी जाएंगी, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन है, क्या है, संपत्ति क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पर नामांकन की बात करेंगे, यही हमारे टॉपिक का मेन जान भी होगी आज की, कि हम ज्यादातर बात जो होगी वो नामांकन को लेकर होगी। तो लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होने चाहिए। तो वास्तविक विकल्प कैसे आएंगे लोगों के पास, लोग कैसे बात कर पाएंगे, हमारे पास ऑप्शंस कई सारे हैं। जब आप कई सारे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अलाउ करेंगे, तो चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। और हमारी चुनाव प्रणाली जो है वो कुल मिलाकर ऐसी है कि लगभग किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। हाँ, बंदिशें हैं कुछ। कैसी बंदिशें हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी चुनाव लड़ ले, पागल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है ना। जो दिवालिया टाइप का हो गया है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दिवालिया मैं बताऊंगा क्या है। या ऐसा कहें जिनको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा बोल दी गई है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आप देखें, पागल मतलब जिसको मेंटली अनफिट घोषित किया गया है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। पागल व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि होगा तो फिर आप समझिए। दिवालिया मतलब जिसने सरकारी पैसा लेकर फरार हो गया है, वैसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बंदिशें हैं, आमतौर पर साधारण सी बंदिशें हैं। जो चुनाव लड़ते हैं वो ऐसा कुछ करते नहीं है। इसके अलावा किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, रंग के आधार पर नहीं है, वर्ग के आधार पर नहीं है, वर्ण के आधार पर नहीं है। एक सवाल आएगा आपके मन पर कि आप सर कह रहे हैं किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, लेकिन हाँ आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ उन स्थानों पर है जहां पर उन समुदायों का प्रतिनिधित्व या उन समुदायों की जनसंख्या ज्यादा है। तो वहां पर SC ST के लिए आरक्षित की गई जगह है। और पंचायत चुनाव के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो महिला और पिछड़ा के लिए भी कर दिया गया है। अगर लोकसभा में बात करेंगे तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षण किया गया है। सिर्फ इतने लोगों के लिए, दो कैटेगरी के लिए लोकसभा में आरक्षण किया गया है। और यह आरक्षण ज्यादातर कहां होगा, उन्हीं इलाकों में होगा जहां उनके लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां पर इसको रखा गया है। तो बस ये बंदिशें हैं। इसके अलावा सभी को समान माना गया है। और समान तौर पर देखें, ऐसी कोई कठिन बंदिशें नहीं लगाई गई हैं, फालतू की बंदिशें नहीं लगाई गई हैं। तो हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। आप अगर मान लीजिए कि कोई आरक्षित सीट भी है तो वहां पर SC का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, पार्टी से टिकट मिले तो, नहीं तो निर्दलीय लड़ जाए। तो हमारे यहां देखें तो एकदम बंद से नहीं है, मतलब हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि बिल्कुल खुली है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है और सभी लोग मत दे सकते हैं। और इसमें कोई भी चुनाव जीत सकता है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहा हो, या वो निर्दलीय रूप से चुनाव में आया हो, वो भी चुनाव जीत सकता है। और हार तो सबकी हो सकती है, जीतेगा तो कोई एक, बाकी के सब हार जाएंगे। मान लीजिए 15 कैंडिडेट खड़े हैं किसी एक सीट के लिए, जीतना एक को 14 हारेंगे। तो हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो चुनाव प्रणाली हमारी ऐसी हो गई, जो कोई व्यक्ति मतदाता है ना, जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए भी आ सकता है। मतलब व्यक्ति क्या है, एक तरीके से स्वतंत्र है। मतदाता होने के साथ साथ उसको कैंडिडेट बनने या उम्मीदवार बनने की भी छूट है। वो चुनाव में भागीदारी ले सकता है, भले वो चुनाव जीते या चुनाव हार जाए। अब मतदाता में और उम्मीदवार होने में फर्क क्या है? मतदाता का मतलब है जो मत देने वाला है, जो मत देगा। उम्मीदवार मतलब जिसको चुना जा सकता है। इसकी संभावना क्या है कि जिसको चुना जा सकता है। और मतदाता की संभावना क्या है कि भाई जो वोट देता है, मत देता है, उसको आप क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। इनके मतदाताओं के वोट से ही कौन जीतता है? ये उम्मीदवार चुनाव जीत कर आते हैं, चुनकर आते हैं और क्या बन जाते हैं? हमारे नेता या प्रतिनिधि बन जाते हैं। क्लियर बात? तो हमने मतदाता देखा कि मतदाता क्या हो सकता है। मतदाता
मतदाता पर बात करी और उम्मीदवार क्या हो सकता है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों के अंदर फर्क देखें तो फर्क यह है कि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे ज्यादा का हो गया है वो मतदाता बन सकता है, लेकिन वो 18 प्लस बस है, इतने बस से वो उम्मीदवार नहीं बनेगा। आपको अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ये मतदाता और उम्मीदवार में अंतर है। मतदाता और उम्मीदवार में खास तौर से अंतर उम्र को लेकर है कि भाई ये उम्र जो है वो 18 नहीं है, लोकसभा के अंदर 25 है, राज्यसभा के अंदर 30 है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 है। तो ये क्राइटेरिया उम्र का रखा गया है। अपराधियों वगैरह पर रोक टोक के लिए पाबंदी है, मतलब हमने जो बात करी ना यहाँ पर कि बंदिश किस पर हो, तो अपराधियों पर बंदिश है। बात करी कि 2 साल से ज्यादा का मुकदमा, अगर 2 साल ज्यादा की सजा बोल गई है तो चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। अपराधी का मतलब आपके ऊपर कोई केस डला है तो अपराधी नहीं है। जब वो केस आपके ऊपर डला है और वो सिद्ध हो गया कि आप अपराधी है तो सिद्ध होगा तो आपको सजा बोलेगी। अगर आपकी सजा 2 वर्ष या उससे ज्यादा की है तो आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, जब तक या तो आप बाइज्जत बरी ना हो जाएं या फिर आप अपनी सजा काट कर अगले 6 साल और आराम ना कर लें, फिर इसके बाद आप क्या करें, फिर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अपराधियों को छोड़कर, है ना, अपराधियों के लिए रोक टोक है, बाकी सभी को स्वतंत्र रखा गया, कोई भी आकर चुनाव लड़ सकता है। राजनीतिक दल, अब इसमें क्या होता है नॉमिनेशन में, कि नॉमिनेशन कैसे होगा अगर हम बात करें तो आप देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं उनके द्वारा अपने उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाता है। उम्मीदवार को क्यों सिलेक्ट करते हैं वो, इस उम्मीदवार को वो देंगे क्या, टिकट, है ना, इस उम्मीदवार को टिकट देंगे कि भाई ये हमारा व्यक्ति होगा और हमारी तरफ से चुनाव लड़ेगा। टिकट का मतलब क्या है, उस पार्टी ने अपना आधिकारिक घोषणा पत्र दिया है या अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है किसी व्यक्ति को, तो पार्टी का चुनाव चिन्ह उसको मिल जाएगा। तो पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, पार्टी का समर्थन मिल जाएगा जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है। हालांकि अगर किसी को टिकट नहीं मिला है तब भी वो क्या कर सकता है, निर्दलीय खड़ा हो सकता है। अगर समर्थन मिला है, अगर निर्दलीय खड़े हुए हैं तो सबको ये नामांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कलेक्ट्रेट में जाकर, तहसील में जाकर आपको क्या करना पड़ता है, ये नामांकन दाखिल करना पड़ता है। अगर टिकट मिला है तो उस पर आप लिखेंगे कि आप फलानी फलानी पार्टी के समर्थित कैंडिडेट हैं, तो आप चुनाव में खड़े हो जाएंगे। नामांकन आपने भर दिया है, नामांकन भरने के बाद वो जमा कर दिया जाएगा। नामांकन क्यों करवाते हैं, तो नामांकन के पीछे कारण क्या है, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को यह भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। आपने एक शब्द सुना होगा बार बार जिसको आप कहते हैं जमानत जब्त, है ना। चुनाव आयोग के द्वारा एक कोटा तय कर दिया गया कि आपको लगभग इतने वोट मिलने चाहिए, अगर उतने वोट नहीं मिलते हैं तो आपके द्वारा जमानत में रखी गई राशि जब्त कर ली जाती है, इसको कहते हैं जमानत जब्त। तो नामांकन हर एक व्यक्ति को भरना होता है, उसको अपनी बेसिक जानकारी नामांकन के अंदर देनी है, तभी वो जाकर चुनाव के मैदान में खड़ा हो सकता है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली चालू हुई है। इस घोषणा पत्र में हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। संपत्ति कितनी है, पढ़ा लिखा कितना है, क्राइम क्या क्या हुए हैं, कोई केस है, पहले थे या वर्तमान में चल रहे हैं, सजा हुई है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी आपको अपने घोषणा पत्र के अंतर्गत लिखनी पड़ती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने पड़ते हैं। जैसे उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, मतलब कोई आपराधिक मामला चल रहा है तो इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा आपको देना पड़ता है कि क्या संपत्ति है, कितना आपको और चुकाना है या कहीं से कुछ आपका है हिसाब किताब पैसे का, वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी। और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ये विवरण तो आपको देना पड़ेगा, ये कोर्ट के फैसले के बाद होगा। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचनाओं के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। मतलब क्या होगा कि ये जो जानकारियां हैं इनको खास तौर पर कई सारी जगह पर आप देखेंगे सार्वजनिक हो जाती हैं, पब्लिक में आ जाती हैं, बड़े बड़े लोगों की तो आ ही जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपको आसानी होती है तय करने में कि आदमी अच्छा है, खराब है। आपराधिक मामलों की भी डिटेल मिल जाती है कि इनके ऊपर क्या क्या आपराधिक मामले हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम उम्मीदवार को सिलेक्ट करते हैं, वोट डालने के लिए उम्मीदवार को चुनते हैं, तो हमें बड़ी आसानी होती है अच्छा उम्मीदवार चुनने में। अब बात करेंगे उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के बारे में। शैक्षिक योग्यता का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा होने के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैडम है, चुनाव जीत कर आई हैं, तो ये कितनी पढ़ी लिखी है ना, ये मैडम कितनी पढ़ी लिखी है, शैक्षिक योग्यता क्या है। अब आप कहेंगे कि सर पढ़ा लिखा क्यों ढूंढ रहे हैं, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे की बात है नहीं, और आपने ही पिछले वीडियो में बताया था कि पढ़ा लिखा ज्ञान और ये सब बातें आप कर रहे थे कि ज्ञान के आधार पर, है ना, पढ़ाई के आधार पर कैसे हम तय करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो आजकल देश और दुनिया में जो चल रहा है, नई चीजें जो चल रही है, वो आसानी से समझ पाएगा। इस कारण से हम पढ़े लिखे को महत्व देते हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो काम नहीं करते हैं, वो भी बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे से क्या होता है कि वो जो पढ़ा लिखा हम क्यों ढूंढते हैं, ताकि जो आजकल क्या चल रहा है देश दुनिया में उसको वो अच्छे समझ पाए, उसे कोई समझाने वाला ना लगे, वो समझकर आसानी से चीजों को कर पाए। इस कारण से पढ़े लिखे पर थोड़ा सा जोर देते हैं कि वो साक्षर है तो वो साक्षरता की तरफ थोड़ा सा और बढ़ावा देगा। हालांकि जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं उनके भी आप काम देखें, कई बार अच्छे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन उनको अपनी जिंदगी का अनुभव बहुत हो गया था। उन्हें किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने दूसरा ज्ञान बहुत लिया था। मतलब हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज की उनके पास कमी नहीं थी। पढ़ा लिखा होने से यही है कि कम उम्र में आप आएंगे, आप पढ़कर आएंगे तो कई सारी चीजें आपको पता होंगी, देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी नई स्कीम क्या कर सकती है, बच्चों के लिए क्या हो सकता है। आपको ये पता होगा भाई कुपोषण, आप अगर कहीं दौरे पर गए, आप पढ़े लिखे तो आपको पता है कि कौन बच्चा कुपोषित है, किस बच्चे को पोलियो हुआ है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप ये बेसिक जानकारियां भी आपको नहीं पता होंगी। आपको कुपोषित और पोलियो में आप कोई खास अंतर समझ नहीं पाएंगे अगर आप उसके पढ़े लिखे नहीं है, समझते नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। तो हम क्या करें, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें। देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है। तो विधायक, सांसद, महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे क्यों नहीं है। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है, वैसे ही चुनाव में आने के लिए पढ़ा लिखा नहीं, एक अच्छा नेता होना, अच्छा जनसेवक होना, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि वो ये काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं है, तो उनकी जो परीक्षा होती है वो हर 5 साल में हो जाती है। नहीं करेंगे तो बदल दिया जाएगा। तो नेता ऐसा हो, काम करने वाला हो, जनता की समस्याएं समझने वाला हो, उनका निपटारा करने वाला हो, उनका निपटान करने वाला हो, तो फिर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी चलेगा। तो इसी कारण से हमने यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के बारे में बात नहीं करी है। फिर भी हम कई बार नेता को जब देखते हैं तो इस तरीके से देखते कितना पढ़ा लिखा है या नहीं है, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि देश दुनिया से अटैच होगा। अनुभव भी अपने आप में एक बात है, क्योंकि वो हमारी बातों को समझता है, वो आसानी से उस चीज को ग्रास्प कर जाता है, पकड़ लेता है और वो हमारी समस्याओं का हल भी निकाल देता है। अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी वो अच्छा काम करता है। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने की मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि हम उम्मीदवारों के लिए बीए, एमकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री की बात करें तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। मतलब क्या हो जाएंगे, अयोग्य घोषित हो जाएंगे। है ही नहीं, इतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो कैसे लगाएंगे। तो इस कारण से हमने फिर ये जो पढ़ाई लिखाई वाली योग्यता की बात है वो नहीं की है यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर आपके चैप्टर के अंदर कुछ चीजें दी गई हैं, मतलब चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, उनके सिद्धांत दिए गए हैं, इनके सही जोड़े आप बनाएंगे, है ना। तो आपने यहाँ पर पढ़ा, अभी तक जो आपने पढ़े हैं उनके बारे में आपको जानना है। जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने कई बार बात करी है। तो इसमें से आप बताएंगे क्या होता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब जो मतदाता है, मतलब 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी जो लोग हैं उनको मताधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिले, उसको कहेंगे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्लियर। दूसरी बात है जिसको आप कहेंगे कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व। मतलब यहां पर ये क्या बात कर रहे हैं, कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व का मतलब है आरक्षण की बात यहां पर की जा रही है। क्या बात की जा रही है, आरक्षण की बात यहां पर की जा रही है। तो कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, तो यही हो जाएगा। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता का मतलब क्या है, तो खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता मतलब जो कंपटीशन की हम बात करते हैं वो क्या बात होगी, सभी को पार्टी बनाने चुनाव लड़ने की आजादी होगी। ये खुली सभी को पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की आजादी होगी, ये आपकी खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता होगी। एक मत एक मूल्य का मतलब क्या होगा कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता है। इस कारण से क्या होगा कि एक मत और एक मूल्य। देखो ये कैसे कह रहे हैं, एक मत और एक मूल्य। मान लीजिए कहीं की कोई लोग विधायक चुनने हैं, मान लीजिए कि एक एमएलए अगर आप चुनते हैं और इसको चुनने के लिए केवल 10 वोट डले हैं, और एक जगह और आप एमएलए चुनते हैं और इसको चुनने के लिए 10 लाख वोट डलते हैं।
तो अब आप बताएंगे कि यहां पर वोट की कीमत ज्यादा है या यहां पर वोट की कीमत, क्योंकि एमएलए तो बराबर वैल्यू रखेगा, चाहे यहां का हो चाहे यहां का, उसकी कीमत बराबर होगी। तो आप बताइए कि फिर क्या होगा। तो आप जो 10 लाख वाले पर बात कर रहे हैं ना सर, तो उस पर क्या है कि सर यहां पर तो कीमत कम हो गई, यहां पर तो वहां 10 लोगों को ये क्या करेगा, मतलब डायरेक्ट बात हो जाएगी, तो यहां कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो इसी कारण से क्या कर दिया गया, हमारे यहां पर लगभग हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता रखे गए हैं, ताकि परेशानी ना आए। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कर दिया गया है, थोड़ा बहुत अंतर है, ऐसा नहीं है कहीं 2 लाख पर चुनाव हो गया और कहीं पर उसी सीट के लिए 10 लाख है, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इनके सिद्धांतों पर भी हमने चर्चा करी, उनको मिलाकर भी यहां पर देख लिया। इस टॉपिक के अंदर हमने उम्मीदवारों के नामांकन को कैसे करते हैं इस पर बात करी कि नामांकन कैसे होता है, और नामांकन को भी देखा, निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में भी बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचते ही आपको कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कई सारे कोर्स होंगे, इनमें से कोई एक कोर्स आप चुन सकते हैं, कोई एक कोर्स आप चुन सकते हैं। कोर्स चुनने के बाद आपको क्लास चुननी है, चूंकि आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 9 को यहां पर चुन लिया। जैसे ही आप क्लास 9 चुनते हैं तो आपके सामने कई सारे टीचर्स आ जाते हैं, तो आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है, जो भी लेक्चर पढ़ना है, जिस भी टीचर से पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना है, तो आपने यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा कि आपके सामने राजनीति विज्ञान के सभी चैप्टर्स आ जाएंगे, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जो वीडियो देखना है, जिस चैप्टर का देखना है, चैप्टर पर क्लिक करेंगे, उसके सारे टॉपिक ओपन होंगे। सारे टॉपिक ओपन होंगे तो क्या करेंगे, जिस टॉपिक को देखना है उसके आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा होगा, इस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे और वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा, वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगले वीडियो पर जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या है, आपकी समय की बचत होगी और आप आसानी से बहुत देर तक बैठकर आसानी से एक के बाद एक वीडियो लगातार पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो आता है उनको आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर कमेंट कर हमें भी बताएंगे आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।